गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग कारक उपपद विभक्ति के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति पढ़ा था। आज 7वें क्लास में हम लोग कारक उपपद विभक्ति के अंतर्गत तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि तृतीय विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से पद आ रहे हैं जो आपको पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। उन पदों की जानकारी होनी चाहिए कि उन पदों का अर्थ क्या है और कहाँ कैसे उसका प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। तृतीया विभक्ति, इसमें पद हैं सह, साकम, सार्धम। इन तीनों का अर्थ होता है साथ। इसके बाद समम है, जिसका दो अर्थ समान भी होता है और साथ भी होता है। फिर बिना है, जिसका अर्थ हम लोग द्वितीय में भी पढ़ चुके हैं, बिना, रहित। और अलम है, जिसका अर्थ होता है मत, नहीं। यानी जब किसी कार्य को निषेध करते हैं, रोकते हैं, मना करते हैं, तो जिस कार्य को मना करते हैं, जो करने से मना करते हैं, उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे। पहला उदाहरण है सह का, जिसका मीनिंग आप बहुत पहले से जानते हैं कि सह माने साथ होता है। सहार्थे तृतीया सूत्र भी आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। तो वही चीज है, उसको हिंदी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सह का अर्थ होता है साथ। तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई। अगर इस नियम को हम न जाने कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो उस स्थिति में राम में के लगाए, राम के साथ, तो बच्चे क्या करेंगे, गलती से राम के लिए राम के षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का रूप रामस से लिख देंगे। तो बच्चे इस तरह की गलती ना करें, इसकी जानकारी बच्चों को हो जाए। तो कारक विभक्ति के अंतर्गत सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। और यह जानकारी हो जाने के बाद बच्चा लिखेगा सीता रामेण सह वनम अगच्छत। अब रामेण का प्रयोग यहाँ तृतीया विभक्ति में करेगा। ठीक उसी प्रकार साकम का है, पुत्रः पित्रा साकम गृहं गच्छति, पुत्र पिता के साथ घर जाता है। तो पितृ शब्द के तृतीया में पित्रा होता है, तो पित्रा का रूप हमने लिख दिया है, पित्रा साकम गृहं गच्छति। एक बात ध्यान देंगे, आपको हो सकता है कि असमंजस हो रहा हो कि ये रूप कहाँ से इतने मिलेंगे। तो मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जगह की कमी है, बताने की का जगह भी कम है। ये आपके लिए यहाँ पर हर जहाँ भी भरने के लिए आएगा, तो यहाँ आपके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे लिखा रहेगा रामस्य, रामेण या रामम। आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको अपने मन से नहीं लिखना है। अगर आप पढ़े हुए हैं, पहले से ध्यान दिए हैं, तो उस आपको याद है कि स के योग में तृतीया विभक्ति होगी और यहाँ पर रामेण आया हुआ है, तो आप रामेण का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपने से कोई शब्द रूप नहीं लिखना है, वो शब्द रूप विकल्प के रूप में ब्रैकेट में दिया रहता है। साकम के लिए हो गया, सार्धम है, सार्धम का भी अर्थ होता है साथ। जैसे स रोटिकया सार्धम साकम खादति, वह रोटी के साथ साग खाता है। रोटिकया स, रोटिका लता की तरह लाकारांत शब्द है रोटिका। लता का जैसे तृतीया में लतया होता है, तो रोटिका का रोटिकया हो गया है। रोटिकया सार्धम साकम, साकम मीन्स होता है साग, खादति माने खाता है। तो वह रोटी के साथ साग खाता है। यहाँ भी जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं सबका जब आपको परीक्षा में बनाने के लिए दिया जाएगा या बताया जाएगा, या जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आप देखेंगे, उसमें इसके विकल्प दिए हुए हैं। 3-3, 4-4 विकल्प दिए रहते हैं आंसर के, उसमें शब्द रूप लिखा रहता है।
आप पढ़े रहेंगे अगर पहले से ध्यान से, तो आप तुरंत उस विकल्प को पकड़ लेंगे। ध्यान दें। तो रोटिका सार्धम साकम खादती, रोटिका में तृतीया लग गया तो रोटिका हो गया। इसमें मैं इसलिए विभिन्न तरह के, एक ही तरह का अकारांत शब्द का प्रयोग कर सकता था मैं, जैसे राम का प्रयोग किया उसी तरह से जितने होता सब अकारांत का प्रयोग कर देता, लेकिन विभिन्न तरह के जो रूप होते हैं, जैसे ये ऋकारांत हुआ, ये आकारांत हुआ, ये अकारांत हुआ, मीन्स अलग अलग ढंग के जो रूप होते हैं मैं उन्हें उसका प्रयोग किया है, ताकि हर तरह के प्रयोग से बच्चे वाकिफ हों, उनको ज्ञान हो कि इसका रूप ऐसे चलता है। आप 8 क्लास में पढ़े भी हैं। समम, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। समान के अर्थ में इसका हम अर्थ करेंगे कि माता के समान शरीर का पोषण करने वाला नहीं है। तो यहाँ मात्रा समम, विभक्ति तो वही लगी, समम का अर्थ हो गया यहाँ समान। माता के समान शरीर का पोषण करने वाला नहीं, माने शरीर को पुष्ट बनाने वाला, अपने बच्चे के शरीर को पुष्ट बनाने वाला, पोषण करने वाला माता के समान कोई नहीं है। तो इसलिए समान अर्थ में यहाँ हो गया। और वही उसी समम को हम साथ के अर्थ में प्रयोग किए हैं कि राम मित्रेण समम नदी गच्छति, राम मित्र के साथ नदी जाता है। तो मित्रेण में यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई है, मित्रेण समम। फिर उसी तरह से वीणा, वीणा का प्रयोग आप द्वितीया में भी पढ़े थे। तो वीणा एक ऐसा पद है, उसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं। आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा इसमें भरने के लिए, द्वितीया और तृतीया दोनों नहीं रहेगा। द्वितीया रहेगा तो द्वितीया के आधार पर भरना पड़ेगा, तृतीया अगर रहेगा तो तृतीया के आधार पर, दोनों ही विकल्प नहीं रहेंगे। यानी एक ही प्रश्न के लिए द्वितीया भी डाल दे और तृतीया भी विकल्प दे दे, ऐसा नहीं होता है। देना होगा तो एक द्वितीया होगा, बाकी चतुर्थी पंचमी होंगे, या फिर तृतीया होगा, अगला जो होगा विकल्प तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया को छोड़कर चतुर्थी पंचमी होंगे। यानी द्वितीया तृतीया में से कोई एक ही विकल्प रहेगा। तो इसके लिए बनाया गया है रामेण विना दशरथा मृत, राम के बिना दशरथ मर गए। सर्वविदित है, सब जानते हैं कि राम के बन जाने के बाद दशरथ मर गए। तो राम के बिना, यहाँ भी रामेण में तृतीया आया है, राम के बिना दशरथ मर गए। अलम कोलाहलेन, कभी कभी क्लास में आप शोरगुल मचाते हैं तो टीचर को कहना पड़ता है ना, अलम कोलाहलेन, शोरगुल मत करो, माने हल्ला मत करो। इस रूप में संस्कृत में कोलाहल का मतलब हुआ शोरगुल, हल्ला, हल्ला मत करो। तो निषेध के अर्थ में अलम का प्रयोग मैंने लिखा भी है, अलम माने मत या नहीं, ये निषेध अर्थ में होता है। तो इसका अर्थ हुआ कोलाहल मत करो। तो देख रहे हैं कि जब मत करने की बात आती है यानी निषेध करने की बात आती है, तो वहां भी कोलाहलेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। प्रैक्टिस मटेरियल अगर पुराना भी मिल जाए तो उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। और आप ये इस तरह की चीजें 8 क्लास में भी आपने पढ़ा है, देखा है। प्रश्न पूछने का तरीका सिर्फ अलग था, बाकी इस तरह के सारे नियम आपको 8th क्लास में मिले थे। धन्यवाद।